सामाजिक न्याय की पाठशाला में आज सामाजिक न्याय के एक ऐसे राजनेता के ऊपर बात करेंगे जिसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा नाम, जिनकी सियासत को लेकर के जमीन पर कुछ और रुख है और नेताओं के बीच उनका कोई और चेहरा है। लेकिन उन्हें ना पता है कि ओम प्रकाश राजभर हूं। चुनौती देता हूं योगी जी, 1700 थाने हैं। नाई का बेटा, खरवार का बेटा, घोड़ का बेटा, बिंद का, निषाद का, चौहान का, पाल का, प्रजापति का, कुमार का बेटा, दुल्हा का, दुनिया का, अंसारी का बेटा, एक थाने पर पोस्ट किए हो, वोट मांगने आते हो। यही लड़ाई ओम प्रकाश राजभर की है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी दिला करके हम ओम प्रकाश राजभर और माननीय अखिलेश यादव इस काम को शुरू करने वाले हैं। काले रहना की ना काले रहना बोला, सुन लीजिए संगमा मऊराली। दुनिया में अगर झूठ बोलने वाला कोई नेता एक नंबर, तो वो नेता का नाम है नरेंद्र मोदी जी। दूसरे नंबर का झूठा अगर कोई है तो उसका नाम है योगी आदित्यनाथ जी। काले रहना की ना काले रहना बोला, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या, और दूसरा गाना बजेगा चल सन्यासी मंदिर में। ये नाने इतना समाजवादी पार्टी में यादव होता था तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्लाते थे कि यादववाद है। आज 21 डीएम ठाकुर हैं, हाई हिम्मत भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास कोई बोले कि ठाकुरवाद है, जबान काट लेंगे वो। काले रहना की ना काले रहना बोला। हमारी शर्त थी कि जातिवार जनगणना, घरेलू बिजली का बिल माफ करना, गरीबों का इलाज फ्री में करना, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा लागू करना, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो रद्दी की टोकरी में पड़ी है उसको लागू करना। एक भी सिंगल काम नहीं किया। योगी बाबा जी, आपको लखनऊ की गद्दी से उठाकर वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाए। काले रहना की ना काले रहना बोला। जाति हमने बनाई, जाति हमने बनाई। जब तक जातियां सोई थी, अपने हक अधिकार को नहीं जानती थी, मान्यवर कांसीराम जी आए उत्तर प्रदेश में, जो मुझे जानकारी हुई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो दिया पावर, लेकिन वो समझ नहीं पाए। कांसीराम जी ने समझाया और ये जातियां जाग गई। जब जातियां अपने हक के लिए लड़ने लगी कि हमारी आबादी है, हमको भी हिस्सा मिलना चाहिए, रोजगार, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य हमको मिलना चाहिए, तब लोग कहने लगे जब जातिवाद हो रहा है। इतने योगी बाबा ये न तो जाके मंदिर में घंटा बजावे के, ये जान जा खम्मा तो हिलबे करी जब ले हुडल ल जाई। अरे तेरा जूता पालिश करने वाले पिछड़े दलित समाज के लोग तेरे बीच में जो बैठे हैं, पिछड़े दलित समाज के लोग, वो तेरा जूता पालिश कर सकते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर तेरा जूता पालिश नहीं, सामने बैठ के बात करने की हैसियत रखता है ओम प्रकाश राजभर। काले रहना की ना काले रहना बोला। उन्होंने पूछा कि आप शूद्र हो, तो मान्यवर जब इस देश में मनुस्मृति बनी, 4 वर्ण बना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो शूद्र में अहिर, गलेरी, कुंडी, कोरी, भारतीय, मालूसा, धोबी, कटी, पासी, तेवर, बिन, मला, जोहार, मियां, सारी, शेख, सैयद, पठान, धोबी, धरकर, पासी, कटी, खिला, कुंडला, ये 6743 जाति जब बनाई गई, मैं उसमें पैदा नहीं था। लेकिन जाति 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 नहीं है, चुनाव आता है तो ये जाति याद आ जाती है। ये हमने देखा है और जाति को नकारा नहीं जा सकता है। हम शूद्र हैं, हम जातिवाद जनगणना के लिए 20 साल से लड़ते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है कि सुबह 2 घंटी बजती है, एक मंदिर की एक स्कूल की। मंदिर में जाओगे तो भिखारी बनोगे, स्कूल बच्चे को लेके जाओगे तो वो डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनेगा, तो आगे बढ़ेगा। और मंदिर में जीवन भर भीखे मांगे, हे भगवान हमको माला माल कर दो, कहां से करेंगे। आज की बातचीत इसलिए भी जरूरी है कि समाज के हाशिए पर ढकेल दिए गए तबके के बीच से कोई कैसे ओम प्रकाश राजभर बनता है, कितना संघर्ष किया, किन रास्तों पर चलकर ये मुकाम हासिल किया, अपनी जगह बनाई, अपनी पहचान बनाई, इज्जत स्वाभिमान बनाया, राजनीति में कद हासिल किया और आज विश्वसनीयता के संकट में घिरे पड़े हैं। इसकी वजह क्या है? आज ओम प्रकाश राजभर के बहाने बात करेंगे कि कैसे कोई नेता बनता है और कैसे कोई नेता भरोसा जीतता है या भरोसा हार जाता है। यह सबक सामाजिक न्याय के हर योद्धा के लिए सीखना और समझना जरूरी है। जिस तबके से ओम प्रकाश राजभर नेता बने हैं, उस रास्ते चलकर किसी सामान्य व्यक्ति का यहाँ तक पहुँच पाना बहुत मुश्किल है। उन रास्तों पर चलने में क्या मुश्किलें आईं, कैसे सियासत का सफ़र तय किया और किन मजबूरियों के चलते आज अपनी विश्वसनीयता को संदिग्ध बना चुके हैं ओम प्रकाश राजभर। 15 सितंबर 1962 का दिन, बनारस के फतेहपुर खौदा सिधोरा गांव में सन्नू राजभर के घर 4 बेटों में से एक बेटा ओम प्रकाश राजभर। शुरुआती पढ़ाई लिखाई बनारस के ही स्कूलों, डिग्री कॉलेजों से होती है। एक सामान्य पृष्ठभूमि का घर, बेहद गरीब परिवार। ओम प्रकाश राजभर के घर में पक्का मकान भी नहीं था। एक रात बारिश के कच्चा मकान बारिश में भीगते हुए गिर पड़ा। नीचे 4 भाई सो रहे थे। ओम प्रकाश राजभर के भाई उस मलबे में दब गए। गहरी चोटें आईं। बेहद गरीब परिवार। ओम प्रकाश राजभर लंबे वक्त तक, चूँकि बनारस में रह कर के पढ़ते थे शहर में, वो अपने साथ ले गए। बीएचयू में इलाज चलने लगा।
परिवार आर्थिक तंगी से जूझने लगा। परिवार की आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए पढ़ाई के साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ ओम प्रकाश राजभर ने टेम्पो चलाना शुरू कर दिया। परिवार में भाई का फर्ज अदा किया, वो ठीक हुए, घर लौट आया, जीविका चलाने के लिए कई तरह के काम शुरू कर दिए। 1980 का वक्त रहा होगा। एक दिन घर जाने के क्रम में ट्रेन छूट गई। ओम प्रकाश राजभर के दोस्त ने कहा कि मेरे पापा रेलवे में हैं, उनके पास पर साथ में चलेंगे। दोस्त के साथ उसके पिताजी के पास गए। पिताजी बोले एक मीटिंग है बहुत ज़रूरी, उस मीटिंग को करके तब लौटेंगे। मीटिंग में साथ लिवाकर वो अपने बेटे और ओम प्रकाश राजभर दोनों को लेकर चले गए। मीटिंग में कुल 24 लोग थे और मीटिंग ले रहे थे मानवर कांशीराम। मीटिंग से लौटने के बाद ओम प्रकाश राजभर घर जाते हैं। कुछ दिन बाद फिर से एक मीटिंग में शामिल होने का मौका मिलता है। दोस्त के पिता ओम प्रकाश राजभर का मानवर कांशीराम से परिचय कराते हैं कि ये लड़का बहुत तेज है। मानवर कांशीराम से मुलाकात का ये आगाज था। भाई के इलाज के वक्त BHU रहने के क्रम में लगातार वो मानवर कांशीराम की बैठकों में जाने लगे। परिवार की आर्थिक स्थिति को ठीक करने की जिम्मेदारी भी ओम प्रकाश राजभर के ऊपर ही थी। इसलिए उन्होंने BHU में अपने भाई के इलाज के क्रम में शिक्षा भी हासिल की, स्नातक की डिग्री तक हासिल की और टेम्पो भी चलाया ताकि परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। और दूसरी तरफ मानवर कांशीराम की सियासी नर्सरी में सबक सीखा जा रहा था कि समाज मजबूत कैसे हो सके। ओम प्रकाश राजभर जब भाई ठीक होते हैं तो उन्हें घर ले जाते हैं और आर्थिक मजबूती के लिए कमर्शियल खेती शुरू करते हैं। कुछ और गांव कस्बे में जो आय के स्रोत हो सकते हैं, कुछ लोगों को जुटाकर मंडी उनका सामान पहुंचाना और उसके बीच के मुनाफे से अपने परिवार का आर्थिक मजबूती लाना। और दूसरी तरफ वो आर्थिक मजबूती के साथ साथ ओम प्रकाश राजभर अपने समाज की मजबूती का सबक जब कांशीराम से सीख रहे थे तो वो एक दरअसल नए ओम प्रकाश राजभर बन रहे थे। वक्त करवट बदलता है। कांशीराम की बैठकों में जाने वाला शख्स धीरे धीरे अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने हुनर से एक ऐसी जगह बनाता है कि साल 1996 तक आते आते उसे बसपा का बनारस का जिलाध्यक्ष बना दिया जाता है। वो अपना काम और तेज करता है, चुनाव लड़ता है, हारता है, लेकिन अपने समाज को जगाने के लिए दिन रात मेहनत करता है और मेहनत का कारवां आगे बढ़ता जाता है। और उस बीच ओम प्रकाश राजभर जैसा एक शख्स धीरे धीरे बन रहा होता है जिसके टकराहट उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहन मायावती जी से हो जाती है। साल 2001 का वक्त आता है जब भदोही का नाम बदलकर बसपा की प्रमुख मायावती जी संत कबीर नगर करती हैं। इस बात से नाराजगी जाहिर करते हुए भरी बैठक में खड़े होकर ओम प्रकाश राजभर इस पर आपत्ति दर्ज करते हैं और कहते हैं कि भदोही का नाम बदलकर संत कबीर नगर नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह भरों की राजधानी है। अच्छा हो कि किसी राजभर समाज के व्यक्ति के नाम पर भदोही का नाम रखा जाए। टकराहट की और भी वजहें होती हैं। अंबेडकर ग्राम योजना के तहत केवल दलित बस्तियों का उद्धार किया जाना या हर संगठन में चुनाव लड़ने में केवल और केवल जाटव समाज को आगे करना, इन बातों को लेकर ओम प्रकाश राजभर की नाराजगी बढ़ती जाती है, जिसका दावा खुद ओम प्रकाश राजभर करते हैं। और 2001 की इस टकराहट के बाद दूसरे शख्स के साथ हमसफर बनते हैं ओम प्रकाश राजभर, जो मान्यवर कांशीराम की सियासी नर्सरी का तैयार किया गया एक और वटवृक्ष था ओम प्रकाश राजभर की ही तरह, जिसका नाम था सोनेलाल पटेल। सोनेलाल पटेल और ओम प्रकाश राजभर लंबे वक्त तक साथ सियासत तो न कर सके, लेकिन जितने दिन भी सियासत किए दोनों ने एक दूसरे को मजबूत किया, दोनों ने पिछड़े समाज को मजबूत किया, जागरूक किया, उनके हक अधिकार के लिए आंदोलन किए, लाठियां खाईं। लेकिन सियासी अनबन इस सफ़र को भी लंबे वक्त तक न चला सकी और राजभर सोनेलाल पटेल से अपने चुनाव लड़ने की कुछ मतभेदों के चलते रास्ते से अलग कर दिए गए। और 27 अक्टूबर 2002 का दिन आता है जब ओम प्रकाश राजभर SBSP यानी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, पहले वो BSP बनाते हैं, BSP भारतीय समाज पार्टी, और फिर आगे चलकर सुहेल देव नाम जोड़ते हैं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। और 2002 का दिन
और 2017 का दिन, और 2002 से शुरू हुआ सफर 2017 में आकर एक नया मुकाम हासिल करता है। 15 साल वो शख्स लगातार ज़मीन पर काम करता है, लोगों को जागरूक करता है शिक्षा रोजगार के लिए, मान सम्मान अधिकार के लिए। वो महिलाओं की बड़ी बड़ी रैली करता है, वो उन तबकों की रैलियां करता है जिन तबकों तक लोकतंत्र अभी कायदे से पहुंच न सका था। इसलिए लोकतंत्र को मजबूत करने वाली धुरी के रूप में आपको सोनेलाल पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, दारा सिंह चौहान, इन सबको देखना चाहिए। सियासत का वक्त बदलता है, भाजपा से समझौता करके चुनाव लड़ते हैं ओम प्रकाश राजभर, उनके पार्टी के विधायक जीतते हैं और खुद ओम प्रकाश राजभर पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बनते हैं और 2 साल तक मंत्री पद रहते हुए वो सदन में अपने मुद्दों की बात करते रहते हैं। उस बीच में मंत्री रहते हुए डीएम के कार्यालय के सामने धरना देना हो या अपने बेटे की शादी में खुद फावड़ा लेकर सड़क बनाने उतर जाना हो, ये सारी तस्वीरें पूरे देश में चर्चा का विषय बनती हैं। बात लखनऊ से होते हुए दिल्ली पहुंचती है। योगी आदित्यनाथ को इस बात के लिए डांटा जाता है बकौल कि ओम प्रकाश राजभर के साथ पर्याप्त सम्मान नहीं हो रहा, और खुद ओम प्रकाश राजभर ये दावा करते हैं कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो लागू नहीं की जा रही है उससे नाराज होकर वो मंत्री पद छोड़कर बीजेपी से नाता तोड़ लेते हैं। अपने आप में एक बड़ा कदम होता है। 2019 में जब ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से अलग होते हैं तो 2022 के चुनाव के पहले वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं, और ओम प्रकाश राजभर जो कि ज़मीन से निकले नेता थे, उनकी अहमियत सब लोग समझते हैं। इसलिए उन्होंने दर्जनों विधानसभा की सीटों पर उनका प्रभाव है, इसको समझते हुए एक अच्छा अलायंस बनता है। जब 2022 में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तमाम छोटे छोटे दलों को जोड़ करके सामाजिक न्याय, पुरानी पेंशन और संविधान बचाने के मुद्दे के साथ, नौकरी रोजगार के मुद्दे के साथ, शिक्षा के मुद्दे के साथ जब चुनाव में उतरते हैं तो ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों से सुर्खियां बटोरते हैं। ओम प्रकाश राजभर एक ऐसे नेता जिन्होंने 15 साल तक संघर्ष किया, पार्टी चलाई, किस तरह से अपना काम किया, अपने लोगों का भरोसा टूटने नहीं दिया और अपने लोगों में एक उत्साह, विश्वास लगातार भरते चले गए। 2022 के चुनाव के पहले ओम प्रकाश राजभर लगातार अपने भाषणों से सुर्खियां बटोरते रहे, और उसके बाद जो उनको चस्का लगा मीडियम बने रहने का, वो ऐसे शख्स हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसे बहुत थोड़े से लोग होंगे जो लगातार अपनी मीडिया में मौजूदगी बनाने में कामयाब होते हैं। कई बयान विवादित भी दिए, लेकिन कई बयान ऐसे दिए जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ शायद आज तक उस जख्म को महसूस करते हैं, जो बीजेपी के साथ जाने के बाद भी उसे भरता हुआ महसूस नहीं कर पाते। चल सन्यासी मंदिर में भीख मंगवाने से लेकर के गाली तक दे दिया ओम प्रकाश राजभर ने अपने लोगों को समझाते हुए। मगर मैं ओम प्रकाश राजभर को उस चश्मे से देखना पसंद करूंगा जिसमें वो अपने तबके के लोगों को शिक्षा के लिए जागरूक करते हैं। ओम प्रकाश राजभर का ये भाषण अगर आपने न सुना हो तो जरूर सुनिएगा, जिसमें वो कहते हैं कि लात खाते हो तो मंदिर में जाते हो कि थाने पर जाते हो, तुमको बीमार होते हो तो अस्पताल में जाते हो कि मंदिर में जाते हो, हमनी का माल लुटा जाता, ये मंदिर मस्जिद का लड़ाई हमने का लड़ाई नहीं खे, हमने का लड़ाई शिक्षा रोजगार का, एक समान अनिवार्य शिक्षा की बात करने वाले ओम प्रकाश राजभर, सामाजिक न्याय समिति के लागू किए जाने की बात करने वाले ओम प्रकाश राजभर, सबको मुफ्त में बिजली मिले इसकी बात करने वाले ओम प्रकाश राजभर, जाति जनगणना हो इसकी बात करने वाले ओम प्रकाश राजभर, इस 3743 जातियों को उसका हक मिले, उन जातियों का नाम लेकर के सिलसिलेवार एक किसी स्लोगन सूत्र की तरह गा करके पूरे देश को उन जातियों की पहचान बताने वाले ओम प्रकाश राजभर, उनका सम्मान करना चाहिए। आज ओम प्रकाश राजभर जहां खड़े हैं, उन्होंने अपने उस संघर्षों से पाई जमीन को दांव पर रख दिया। ये मजबूरी भी है, क्योंकि जिस तबके से निकलकर वो अपनी पार्टी चला रहे, जिस पृष्ठभूमि से निकलकर वो यहाँ तक पहुँचे हैं, लोग उन्हें मस्खरा कहते हैं। लोगों ने तो मस्खरा लालू यादव तक को कहा, लेकिन आपको इस बात की अहमियत को समझना होगा कि जिस रास्ते चल करके कोई ओम प्रकाश राजभर बनता है ना, वो रास्ता सबके चलने लायक नहीं था। उस रास्ते चल करके अब कोई ओम प्रकाश राजभर बन पाएगा कहना मुश्किल है। इसलिए जितना संघर्ष इन नेताओं ने किया, मैं हर एक कमेरा, हर एक बहुजन समाज के व्यक्ति से ये गुजारिश करूंगा, मेरी सलाह रहेगी कि अपने समाज के लोगों को उतना सम्मान देना, उतना उसको हक देना सीखिए जिसका वो हकदार है।
कोई यूं ही सोनेलाल पटेल नहीं बनता, कोई यूं ही ओम प्रकाश राजभर नहीं बन सकता। उन्होंने उस तबके को जगाया जहां तक लोकतंत्र भी पहुंचा भी नहीं था। हाँ, हम आलोचना करेंगे ओम प्रकाश राजभर की, इस बात के लिए आलोचना करेंगे कि आप सिद्धांतों पर चलने की बात करते करते कब अवसरों के चलते समझौता परस्त हो जाते हैं, आपको भी पता नहीं चलता। जिस समाज को आप उम्मीद जगाते हैं कि हम उसे हक, न्याय, अधिकार दिलाएंगे, जिस वैचारिक लड़ाई की ट्रेनिंग आपने मान्यवर कांशीराम से ली थी, जिस वैचारिक ट्रेनिंग संजय निषाद ने मान्यवर कांशीराम से ली थी, ये ठीक बात है, मान्यवर कांशीराम भी आज अगर होते तो उनको भी इस बात का एहसास होता कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना कितनी बड़ी गलती थी। वो ऐसी पार्टियां हैं जो एक वट वृक्ष की संभावना रखने वाले पौधों को लील जाती हैं, और आज ओम प्रकाश राजभर को इस बात को समझना होगा। असहमतियां ओम प्रकाश राजभर की अखिलेश यादव से भी जायज हो सकती हैं, असहमतियां मायावती जी से भी जायज हो सकती हैं, असहमतियां सबसे हो सकती हैं। सियासत में सब हैं, किसी के कुछ चीजें अच्छी, किसी के कुछ कमियां, मगर आज सामाजिक न्याय की वैचारिकी के लिहाज से मैं बात करूं तो कोई दूसरा ओम प्रकाश राजभर बने ये रास्ता मुश्किल है। इसलिए आज ओम प्रकाश राजभर को इस बात को समझना होगा। आप वापस लौट कर वहीं गए जिनको आपने गालियां दी थी, क्या मिला आपको? और इस प्रकरण के जरिए आज ओम प्रकाश राजभर पर वीडियो बनाने के जरिए मैं पूरे ओबीसी समाज और शेड्यूल कास्ट समाज को एक सैंपल की तरह इस केस स्टडी को रखना चाहता हूं। वो किसके हुए ओम प्रकाश राजभर, वो किसके हुए संजय निषाद? क्या निषादों को जो चाहिए वो बीजेपी में मंत्री रहकर अपने परिवार को दिला पा रहे हैं या अपने समाज को दिला पा रहे हैं? फिर उस अपने वैचारिक प्रतिरोधी के पास खड़े होकर आप इस सांप्रदायिकता का साथ दे रहे हैं, आप इस मंदिर मस्जिद की सियासत के साथ खड़े हैं, आप इस जहर भरते समाज में जो राजनीति बीजेपी कर रही है, जो लोकतांत्रिक संस्थानों की हत्या कर रही है। आपने ही कहा था ना, हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बिठाएंगे, हवाई जहाज बेच दिया। आज क्या उन्हीं के पास खड़े हो गए? बांदा से लेकर के गोरखपुर में जो नियुक्तियां होती थीं, आप उसकी लड़ाई लड़ते थे ना ओम प्रकाश राजभर जी, कि सारे सवर्णों को भर रहे हैं, ये सारे अपनी जात बिरादरी के लोगों को योगी आदित्यनाथ भर रहे हैं, हम सन्यासी को मंदिर में वापस पहुंचा देंगे, हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम एक समान अनिवार्य शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जाति जनगणना की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब तो आप इनमें से कुछ भी नहीं बोल पाते। जब आप बीजेपी के पास जाते हैं तो बीजेपी आपका इस्तेमाल, संजय निषाद का इस्तेमाल, दारा सिंह चौहान का इस्तेमाल, इस तरह के लोगों का इस्तेमाल ओबीसी और एससी नेताओं के खिलाफ बयान दिलवाने में करती है। इनको औने पौने कोई छोटा मोटा मंत्रालय दे देती है, कुछ पैसे कमवा देती है और उस वैचारिक लड़ाई को कुंद कर देती है जिसकी ट्रेनिंग आपने मान्यवर कांशीराम से ली थी। उसका क्या होगा? आज पूरे समाज को इस बात को समझना होगा। केवल दो बातें मैं इस पूरी वीडियो के साथ कहना चाहता हूं। जिस रास्ते चलकर कोई ओम प्रकाश राजभर बना, हर कमेरा को उसका सम्मान करना चाहिए, हर व्यक्ति को उतनी दूर तक उस नायक का सम्मान करना चाहिए कि कैसे कोई संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान बनता है, सोनेलाल पटेल बनता है, कैसे कोई रामचल राजभर बनता है, लालजी वर्मा बनता है, कैसे कोई इंद्रजीत सरोज बनता है, कैसे कोई स्वामी प्रसाद मौर्य बनता है, कैसे कोई इस रास्ते चल करके उस कांशीराम की ट्रेनिंग से निकले हुए लोग हैं, वो अपने समाज के बीच में एक चेतना पैदा करते हैं। मगर हाँ, जहाँ वो अपनी वैचारिकी से भटक गए, फिर देखिए उनको क्या मिला। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। आज ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, ये सारे लोग अभी अगर मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए, हालांकि इम्तिहान लगा दिया गया घोषित चुनाव जीतने का, ये शर्त किसी सवर्ण नेता के साथ नहीं लगेगी राजभर जी, इतना तो आप भी समझ रहे होंगे। अब आपके बयान भी बताते हैं कि आपके साथ ठीक नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपने अपना कद गिरा लिया, आपने अपना भरोसा खोया है, आपने लोगों की नज़र में जो सम्मान अर्जित किया था उसे इधर से उधर जाते आते गंवा दिया। आप एक जगह टिकते, आप उसूलों पर टिकते, आप सिद्धांतों पर टिकते, आप अपनी बात पर टिकते, तो आज आपका कद उत्तर भारत के नेताओं में बहुत बड़ा होता। मीडिया में बने रहने की जो लालच है उसने आपसे ऐसे ऐसे बयान दिलवा दिए कि आपका बड़ बोलापन आप पर भारी होता है। इसलिए मेरी सुझाव, मेरी बात अगर आप तक पहुंचे तो वापस लौटकर अपने विचारों पर खड़े हो जाइए। वो विचार जिसकी ट्रेनिंग आपने शुरुआती दौर के DS4 वाले, बाम सिफ वाले मान्यवर कांशीराम से ली थी, जिसकी ट्रेनिंग आपने समाजवादी आंदोलन और अम्बेडकरवादी आंदोलन से ली थी,
आपका कद इतना कमतर नहीं है जितना बीजेपी आपको कमतर बना देती है। आप इतना जलील करती है बीजेपी, फिर क्यों उस घर जाना। और इस बात को आप भी समझिए, जो आपने चेतना पैदा की महिलाओं में, अत्यंत पिछड़े समाज में, दलित समाज में, नौजवानों में, आपका समाज आपका इंतजार कर रहा है। कोशिश करिए, वापस लौटिए और अपने अपने रीढ़ की हड्डी को टटोलिए। इस तरह का अपमान जब आपका होता है तो ये समझाया जाता है पूरे समाज को कि देखो, इस समाज के लोगों को हम कितना भी कमज़ोर कर दें, वो रहेंगे हमारे नीचे ही, जबकि आप उस मिजाज के नहीं हैं। आपका मिजाज आपके लोग जानते हैं, आपका मिजाज, आपका तेवर, आपका सियासी सफ़र, इससे वाकिफ़ है उत्तर प्रदेश की जनता। आप में वो क्षमता है जो पूरे सियासी माहौल को बदल सकती है। भाई से नाराज होकर जहर खाने पड़ोस में नहीं जाते, ये मेरा सूत्र वाक्य है। और सामाजिक न्याय के लोगों को इस बात को समझना चाहिए। आपस में दुश्मन बनाकर, आपस में विलन बनाकर हमें आपस में तोड़ दिया गया। यही तो हजारों साल से होता चला आया था। आपका दुश्मन कौन? अखिलेश यादव। आपका दुश्मन कौन? ओम प्रकाश राजभर। आपका दुश्मन कौन? अनुप्रिया पटेल। आपका दुश्मन कौन? स्वामी प्रसाद मौर्य। आपका दुश्मन कौन? संजय निषाद। और पूरे ओबीसी समाज के बीच यही चल रहा है। और सारी मलाई कौन खा रहा है? बिल्ली की कहानी याद है ना? एक बंदर दो बिल्लियों को रोटी के लड़ता देख हिसाब करने आया था, तराजू लेकर आया था। एक बार एक तराजू पर रोटी रखता तो दूसरा झुक जाता तो उससे खा लेता, फिर पहला झुक जाता तो इससे खा लेता, और अंत में बंदर ने पूरी रोटी खा ली और कहा बिल्लियों से कि देखो, न्याय किया, न तुम्हें कुछ रोटी का टुकड़ा मिला, न तुम्हें कोई रोटी का टुकड़ा मिला। ये न्याय ओबीसी समाज के साथ हो रहा है। कहने को तो देश के प्रधानमंत्री भी ओबीसी, कहने को तो सब लोग ओबीसी की बात कर रहे हैं, मगर उत्तर प्रदेश आज सांप्रदायिकता की आग में झुलसता जा रहा है। मगर उत्तर प्रदेश जिस तरह के मंदिर मस्जिद की सियासत में जा रहा है, जिस तरह के सवर्ण वर्चस्व में जा रहा है, उत्तर प्रदेश जिस तरह के राज में जा रहा है, क्या वापस वो सारी जातियां अपना हक पा सकेंगी जिसको एक नारे, स्लोगन और सूत्र की तरह ओम प्रकाश राजभर जी गाते रहे हैं? राजभर जी हों, निषाद जी हों, मंत्री बन जाएंगे, आपका परिवार मजबूत हो जाएगा, आपके लोग मजबूत नहीं हो पाएंगे, आपका विचार मजबूत नहीं हो पाएगा। और जो लड़ाई लड़ने के सिद्धांत के नाम पर आप छोड़ कर आए थे, वापस वहां जाकर कितना जलालत मिले, इसको देखना सामाजिक न्याय के लोगों और पूरे प्रदेश के लोगों को समझना चाहिए। बीजेपी अपने बलात्कारी को भी बचाती है और हम अपने समाज के लोगों को विलन बना देते हैं। और हमारे समाज के लोग हमारे समाज से दगाबाजी करके केवल निजी स्वार्थ में अपना भरोसा खो देते हैं। इन दोनों पक्षों को समझिएगा। मेरी दोनों गुजारिश याद रखिएगा। अगर आप कमेरा समाज से हैं, आप सामाजिक न्याय वाले हैं, तो आप अपने लोगों को गाली देना बंद कर दीजिए। उनकी आलोचना एक सभ्य भाषा में करिए। उनको उतना सम्मान जरूर दीजिए क्योंकि वो उस पायदान से चलकर राजनीति में इस मुकाम तक पहुंचे जिससे हर कोई ओम प्रकाश राजभर नहीं बन सकता, हर कोई दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं बन पाएगा। मगर हाँ, उतनी आलोचना जरूर होनी चाहिए क्योंकि हमें व्यक्तियों से ज़्यादा विचार प्रिय है। और जब तक इन्होंने विचार पर रख कर कामयाबी हासिल की, हम सैल्यूट उतनी दूर तक करेंगे जब आप विचारों को ताक पे रखकर निजी स्वार्थ और लालच में, किसी डर या लोभ में अपने विचारों को समझौता पर कर देंगे। हम आपकी आलोचना करेंगे, ताकत से करेंगे और फिर भी एक गुंजाइश रखेंगे, वापस विचारों पर लौट आइए। आपका घर आपका इंतज़ार करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।